dear students, welcome to CCS ICE Academy. Myself अंकुश शर्मा. Students, एक्ट सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861. लास्ट एक्ट हमने डिस्कस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि why only after 3 years Britishers introduced this act? Only after 3 years. ये आपको समझना है. एक्चुअली स्टूडेंट 1858 का जो एक्ट है इसने जो मेन चेंजेस किए थे ये किए थे होम गवर्नमेंट. जब ये वर्ड आएगा होम गवर्नमेंट तो आपको याद रखना है इसका मतलब है गवर्नमेंट इन लंदन. ओके, तो मेन चेंजेस लंदन में हुए थे और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को टच नहीं किया गया था. ओके, तो दैट्स व्हाई ये रियलाइज किया गया कि इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसमें भी चेंजेस होने चाहिए और ये एक्ट लाया गया जिसका नाम है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861. सेकंड पॉइंट, 1833 का जब चार्टर एक्ट आया था देन उस एक्ट में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कि ये जो एक्ट था चार्टर एक्ट 1833 का, इसने बॉम्बे एंड मद्रास के जो गवर्नर्स थे, बॉम्बे एंड मद्रास ये जो गवर्नर्स थे इनकी लॉ बनाने की पावर छीन ली थी और ये पावर किसको दे दी थी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ओके, तो सारी पावर इसको दे दी गई थी. इसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन. ओके, तो सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया था लॉ बनाने की. अभी रियलाइज किया गया कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे राइज हो गई हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई लोकल इशू है बॉम्बे में वो राइज करता है और बॉम्बे का गवर्नर अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से बोलता है कि प्लीज इस लोकल इशू पर लॉ बना दीजिए, पर गवर्नर जनरल के पास टाइम कहाँ है. तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर जो राइज कर रही थी और ये सोचा गया था कि फिर से इनको पावर दे देनी चाहिए. सेकंड पॉइंट ये था. नेक्स्ट स्टूडेंट, 1857 का जब रिवोल्ट हुआ तो ब्रिटिशर्स जो थे उनको रियलाइज हुआ कि इसका एक मेन कॉज ये भी था कि इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स के बीच में लैक ऑफ कांटेक्ट है. ओके, इस बात को कुछ ब्रिटिशर्स कुछ वहां के पॉलिटिशियंस ये बार-बार बोल भी रहे थे. इंडिया में सर सैयद अहमद खान ये बार-बार बोल रहे थे कि 57 का जो रिवोल्ट हुआ था उसका एक मेन कॉज था लैक ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द रूलर एंड द रूल्ड. रूलर है ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड रूल्ड इंडियंस. तो ये भी एक कॉज था कि इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एंट्री देनी थी. ये सारे पॉइंट साथ में वर्क करते हैं और स्टूडेंट एक एक्ट पास कर दिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिसका नाम है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861. आगे बढ़ते हैं, इसके प्रोविजंस को डिस्कस करते हैं. गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है स्टूडेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसमें एक 5th मेंबर ऐड कर दिया गया. ठीक है, मेंबर्स को आप फिर से एक बार समझ लीजिए. 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो कितने मेंबर्स थे उसकी काउंसिल में? 4 एक्सक्लूडिंग गवर्नर जनरल. ओके, तो 4 काउंसिलर्स थे. 1784 में जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो 4 मेंबर्स में से एक मेंबर का जो है उसको साइड में कर दिया गया, कम कर दिया एक नंबर, तो ये हो गए थे मेंबर्स स्टूडेंट 3. देन हमने डिस्कस किया था उसके बाद 1833 का एक्ट आया स्टूडेंट, फिर से एक लॉ मेंबर ऐड कर दिया गया था. बट ये लॉ मेंबर वर्क करेगा जब आप इंडिया के लिए लॉ बनाएंगे. ओके, और बंदे का नाम था लॉर्ड मैकॉले. 1853 का एक्ट आया देन इस लॉ मेंबर को परमानेंट मेंबर बना दिया गया और अभी जब 1861 का एक्ट आया तो गवर्नर जनरल की काउंसिल में फिर से एक मेंबर को ऐड कर दिया गया, परमानेंट मेंबर को. ओके, अब ये जो बंदा था जो ऐड किया गया है ये लीगल प्रोफेशन से रिलेटेड था, आपको याद रखना है. तो एक लॉ मेंबर ऐड कर दिया गया. सेकंड पॉइंट, इस एक्ट के अंडर में स्टूडेंट जो कैनिंग है, कैनिंग इस टाइम पर है वायसरॉय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया. पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम क्या था ये आपको समझना होगा. मान लीजिए अगर कोई इश्यू है, कोई भी इश्यू है तो पूरी काउंसिल के सामने आता था इस एक्ट से पहले. तो गवर्नर जनरल सिटिंग करेगा, उसके काउंसिलर सिटिंग करेंगे, उस काउंसिल के सामने इश्यू आएगा और उस पर फिर जो है उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा और उस पर जो है आप जो है डिसीजन लेंगे इसका क्या करना है. ठीक है, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था. देन गवर्नर जनरल कैनिंग ने क्या किया, अलग अलग डिपार्टमेंट जो थे वो अलग अलग मेंबर्स को दे दिए. अब जो जनरल इशू है तो ये जो मेंबर्स इनके पास अलग अलग डिपार्टमेंट हैं स्टूडेंट. ठीक है, तो वो अपने अपने डिसीजन खुद लेंगे और अब जो है जो भी काम करना है, कोई भी वर्क करना है वो जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन वो दे सकते हैं. केवल
इश्यूज पर। अगर कोई टिपिकल इशू है, ठीक है, देन फिर काउंसिल बैठेगी और उस पर डिसीजन लिया जाएगा। तो यहां से स्टार्ट हो रहा है कैबिनेट सिस्टम। ओके, कैबिनेट सिस्टम अगर आपसे पूछ लिया गया प्रीलिम्स में, कैबिनेट सिस्टम कहां से स्टार्ट हो रहा है? इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इस एक्ट के अंडर में मद्रास एंड बॉम्बे जो प्रेसिडेंसीज हैं, इनको फिर से लॉ बनाने की पावर दे दी जाती है। अब आपको याद रखना है, यहां पर लॉ बनेंगे, बट लॉ बनने के बाद ही जाएंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास, और जब तक गवर्नर जनरल इनको अपना असेंट नहीं दे देगा, ये लॉ वैलिड नहीं होंगे। ओके, तो लॉ बनाने की पावर मिल गई है, इसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। बट लॉ जब तक वैलिड नहीं होंगे, जब तक गवर्नर जनरल जो है उस पर एग्री नहीं हो जाएगा, उस पर साइन नहीं कर देगा। ओके, तो ये जो एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ये लेकर आ रहा है लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। 1833 का जो चार्टर एक्ट था वो लेकर आया था सेंट्रलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। गवर्नर जनरल की काउंसिल में लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए एडिशनल मेंबर्स को ऐड कर दिया गया, तो इनको बोलते हैं एडिशनल मेंबर्स। ओके, तो मेंबर्स को बढ़ा दिया गया, बट फॉर लेजिस्लेटिव पर्पस। कितने मेंबर्स थे? तो ये बोला गया इस एक्ट में कि जो मेंबर्स हैं वो 6 से कम नहीं होंगे और 12 से ज्यादा नहीं होंगे। ओके, तो 6 मिनिमम एंड अपर लिमिट है 12। हम अपर लिमिट को लेकर चलते हैं। तो गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है स्टूडेंट, उसमें अब कितने मेंबर हो गए टोटल, ये समझिए। 12 मेंबर्स अपर लिमिट हमने ले ली, 12 प्लस जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, टोटल हो गए 17 मेंबर्स। इन 17 जो मेंबर्स हैं एक्सक्लूडिंग गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ, ये 17 मेंबर जो है स्टूडेंट, ये सिटिंग करेंगे जब इंडिया के लिए लॉ बनाया जाएगा। ओके, तो जब लॉ बन रहे हैं तो ये 17 मेंबर सिटिंग करेंगे, बट जब आप लॉ को इंप्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये 12 मेंबर सिटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ओनली लेजिस्लेटिव मेंबर्स। फिर जो पावर होगी लॉज को एग्जीक्यूट करने की, वो किसके पास होगी? 5 मेंबर्स के पास। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, तो एडिशनल मेंबर ऐड कर दिए गए, मिनिमम है 6 और अपर लिमिट है 12। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट। इस एक्ट के अंडर में गवर्नर जनरल को पावर दी गई थी कि वो ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकता है, और जब वो ऑर्डिनेंसेस इशू करेगा उस टाइम पर उसको अपनी काउंसिल की जरूरत नहीं है। गवर्नर जनरल जो ऑर्डिनेंस इशू करेगा स्टूडेंट, उसकी मैक्सिमम लिमिट होगी, उसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन होगी 6 मंथ। ओके, तो ये भी इस एक्ट में प्रोविजन था। तो ये मेन प्रोविजन थे इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में। फर्स्ट आपको याद रखना है कैबिनेट सिस्टम, ये लेकर आ रहा है, तो आज की डेट में भी आप यूज करते हैं कैबिनेट वर्ड। सेकंड पॉइंट आपको लगना है लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा है। ओके, और इसी एक्ट के अंडर में स्टूडेंट ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर दे दी गई है किसको? गवर्नर जनरल को। तो ये था हमारा इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। नेक्स्ट एक्ट हम डिस्कस करेंगे 1892 का जो एक्ट आया था वो हम डिस्कस करेंगे। तो सीरीज जो है बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, एक बार सारे एक्ट्स को आप जो है रीड कर लीजिए, समझ लीजिए। ओके, तो यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आएगा देन आप उसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट कर देना, मैसेज में लिख देना, मैं आपका आंसर कर दूंगा। ओके, तो इसको देखते रहिए सीरीज को, उसके बाद हम कुछ नए टॉपिक लेकर आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।